मुसाफिर नंबर 43। मुसाफिर किस्त नंबर 43। मेरी आंखों के सामने बड़े बड़े दायरे बन रहे थे और सिमटकर नुक्ते की शक्ल इख्तियार करके गायब हो रहे थे। दर्द कम हो गया तो पसलियां दुखने लगी। मैंने दांत भींच लिए। गाड़ी चल पड़ी। मैंने जोरावर की तरफ देखा। वो बज़ाहिर लापरवाह दिखाई दे रहा था, मगर मैं जानता था कि वो मेरी तरफ से लम्हा भर के लिए भी गाफिल नहीं था। इसकी गन की नाल का रुख मेरी जानिब था और इसकी उंगली ट्रैगर पर दबाव डालने के लिए बेचैन थी। मैं एक मरतबा फिर मेहनत के बाद भी इसके चुंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो सका था। दुख हुआ कि मेरी दूसरी मेहनत भी अकारा चली गई थी। तभी सीट पर सर टिकाया और आंखें मूंद ली। मुझ पर यक लख्त, नकाहत और मायूसी ने शदीद हमला किया था। वो दोनों आपस में मेरे फरार की बातें कर रहे थे और मैं सुनी अनसुनी कर रहा था। ऐसे वक्त में डैशबोर्ड पर पड़े मोबाइल फोन का बजर बजा। सफ़ी ने हाथ बढ़ाकर सीट सेट उठाया, कॉल रिसीव की और बोला, हाँ उस्ताद, बता दो था कि काम हो गया है, फिर क्यों फिक्रमंद हो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसिर है। आ जाओ कल या हफ्ता बाद, अगर चाहो तो अभी शहर से निकल पड़ो, माल तैयार है, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, फिर फोन बंद कर दिया गया। सफ़ी ने मुंह बनाकर फोन सीट डैशबोर्ड पर रख दिया। जोरावर ने पूछा, उस्ताद का फ़ोन था? हाँ, उसी की ज़ुबान में खुजली हो रही है। खुद तो आज तक कुछ कर नहीं पाया। मुझे समझा रहा था कि ये बड़ा ख़तरनाक शख्स है। हाँ, वो नहीं जानता कि जिसे ख़तरनाक शख्स करार दे रहा है वो इस वक्त जोरावर के कदमों में बदनस्ल कुत्ते की तरह दुमदुमाए बैठा है। जोरावर ने तज़हीक आमेज़ नज़रों से मुझे देखा और कहा, शायद तुम्हें ये गलतफहमी है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, वो भी कि कातिल के बारे में। हैं? सुनो, तुम्हारे पास एटम बम बनाने का नुस्खा नहीं है जिसकी मुझे ज़रूरत हो। मैंने तअज्जुब से पूछा, तो फिर मुझे इख्वा क्यों किया है तुमने? वो जहरखंद अंदाज में मुस्कुरा बोला, शहरियार, मुझे इल्म नहीं था कि तुम इतनी कीमती शख्स हो। तुम्हारा एक चाहने वाला बड़ा बेताब हो रहा है तुम्हें देखने और अपना मेहमान बनाने के लिए। इसका जोर नहीं चला तो उसने तुम्हें मुझसे खरीद लिया। जानते हो कितने में? मुझे ज़हनी झटका सा लगा। हैरत से दरियाफ्त किया, कितने में? 10 पेटियों में। मेरा मतलब है कि पूरे 10 लाख में सौदा हुआ है। इसकी आंखों में चमक पैदा हुई। 10 पेटियां इधर, तुम उधर। कहो क्या खूब सौदा नकद है। इस हाथ दे, उस हाथ ले। कौन है वो? मेरा मतलब मेरा सौदा करने वाला कौन है? बोला, जल्द पता चल जाएगा। वो फातिहाना नजरों से मुझे देख रहा था और मेरी इस्तेजाब अंगेज सूरज से हिज कशीद कर रहा था। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, जोरावर, मैंने पहले भी कहा था कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुमने अब मेरे अल्फाज की तायद कर दी है। मैं नहीं जानता कि कौन मुझे इतनी बड़ी रकम के इवज मुझे हासिल करना चाहता है, मगर ये वाज़ेह है कि वो मेरा बेख्वाह नहीं, मेरा दोस्त नहीं, वो मेरा दुश्मन है और अच्छा सलूक नहीं करना चाहता। मेरे साथ जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, मगर तुम कान खोल कर सुन लेना, तुमने अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। मैं कौन हूँ, मेरे पीछे कौन लोग हैं, ये तुम्हें बखूबी इल्म है। इसने एक फलक शिगाफ कहका लगाया और बोला, अरे वाह भाई वाह, जोरावर को धमकी देते हो इसे, जिसे देखकर हवा अपना रुख बदल लेती है। मेरी ख्वाहिश होगी तुम एक मरतबा फिर मेरे सामने आओ और मैं तुम्हारी सुपारी पकड़ूं। रही बात मीरू शाह की तो तुम भी कान खोल कर सुन लो। उस हरामजादी शकीला की वजह से मैं उसे राय देता आया हूँ। वो मुझे हाय बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मेरी बाहों में झूलेगी। इसी उम्मीद पर इस कुत्ते के पिल्ले पर हाथ नहीं डालता, वरना वो क्या और उसकी औकात क्या। मैंने उसे ताव दिलाया, अगर यही बात है तो फिर मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दो, मैं उसे कॉल करता हूँ और तुम्हारे बारे में यही बताता हूँ। वो बहुत मक्कार जहन का मालिक था। दांतों को मखसूस अंदाज में बजाने के बाद गोया हुआ, तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा, मगर वक्त आने पर, अभी नहीं। कार ने ईंटों के भट्टों के दरमियान से रास्ते पर टर्न लिया। मुझे किस्मत वहाँ ले जा रही थी जहाँ से मैं अपनी कुव्वत इरादी के बल पर निकल आया था। जोरावर की हद से बड़ी हुई खुद एतमादी और लापरवाही के सबब मुझे निकलने का मौका मिला था। वो दोबारा मुझे मौका देने की गलती नहीं कर सकता था। मैंने उसे समझाने धमकाने की कोशिश की थी, मगर इसकी आंखों पर 10 लाख रुपए की पट्टी बांध दी थी। धूल उड़ाते रास्ते पर कार हचकोले ले रही थी और मैं उस ताजिर दुश्मन के बारे में सोच रहा था जिसने जोरावर को मेरे गवा के लिए 10 लाख रुपए की खतीर रकम दी थी। जाहिर था कि मियाँ दिलबर हुसैन और इसके गुंडे रंगू कसाई के अलावा कौन हो सकता था। मेरी वजह से उन्हें न सिर्फ 2 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था, बल्कि इन्हें अपने 3 कीमती बंदों और नई सर पिकअप से भी हाथ धोना पड़ा था। जो शख्स अपनी जिनसी तस्कीन की खातिर करोड़ों रुपए लुटा सकता है, अपनी अना की तस्कीन पर 10 लाख खर्च करते हुए क्यों तजब्जुब का शिकार होगा। कार धूल से अटे हुए मकान के चौबी दरवाजे पर रुक गई। जोरावर ने मुझे कार से उतरने का इशारा किया और गन पॉइंट पर रखकर मकान के अंदर ले गया। सिर में खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, 2 चारपाइयाँ निकाल दो इधर सहन में। जिस कमरे से मशीन चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, इससे एक 35-40 साल शख्स बरामद हुआ। इसका लिबास न सिर्फ मैला था बल्कि मुख्तलिफ रंगों से लुथरा हुआ था। वो अपने मखसूस हुलिये से प्रिंटिंग मशीन पर काम करने वाला कारीगर लगता था।
इसने निस्बतन छोटे कमरे से बारी बारी 2 चारपाइयाँ निकाली, दीवार के करीब मुतवाजन बिछाई और जोरावर से मुद्दिबाना अंदाज में मजीद किसी खिदमत का हुक्म चाहा। जोरावर मेरी तरफ इशारा करके बोला, इसे पानी पिलाओ। वो नलके से मेरे लिए सिल्वर के एक रंगज़दा गिलास में पानी भर लाया। मुझे जोर की प्यास लगी हुई थी। मैंने गिलास लबों से लगाया और चाहा कि एक ही घूंट में हलक से उतारूं, मगर खुश्क हलक ने मुज़ाहमत कर दी। ज़बरदस्त उच्छू लग गया, खांसी का दौरा सा पड़ा। खांसते हुए सर में शदीद और नहायत तकलीफदेह टीसें उठी। गिलास मेरे हाथ से छूट गया और पानी ज़मीन पर बह गया। जोरावर बड़े गौर से मुझे देख रहा था। नफरत आमेज लहजे में बोला, सुकून से नहीं पी सकते थे? ओए जाओ, एक गिलास और भर लाओ इस जानवर के लिए। वो फिर गिलास भर लाया। मैंने एहतियात से काम लेते हुए छोटे छोटे घूंट भरे। बेदे में अजीब सी ईंठन हो रही थी। गैर मामूली तवील दौरानिया भूख और प्यास के आलम में गुजरा था, जिसकी वजह से शायद जिस्म का निज़ाम दरहम बरहम हो गया था। जोरावर तंज़े मुस्कुराहट उछाल कर बोला, तुम्हारी शक्ल बताती है कि तुम खासी तकलीफ में हो। मैंने उसे देखा मगर कोई जवाब नहीं दिया। इसने मुझे चारपाई पर बैठने का इशारा किया। फिर मेरे सामने चंद कदमों के फासले पर पड़ी दूसरी चारपाई पर बैठ गया। ऐसे में सफ़ी उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड की तरह चौकस खड़ा था। क्या सर का जख्म दर्द कर रहा है? मैंने आहिस्ते से सर हिलाया और बोला, लगता है कि तुम्हें बुखार हो गया है, हैं? हाँ, टेम्परेचर भी है। इसने गिलास थामे कमरे की तरफ जाते शख्स को आवाज़ दी। करीब आकर मुद्दिबाना अंदाज में खड़ा हुआ तो जोरावर ने कहा, हमारे लिए चाय बनाओ, क्या तुम्हारे पास बिस्किट हैं? वो बोला, बिस्किट तो यार बता, हमने नाश्ते के लिए पापे रखे हुए हैं, अगर कहें तो वो ले आऊँ। ठीक है, ले आओ, कोई गोली शोली भी ले आना दर्द बुखार की। वो चला गया तो जोरावर ने कहा, अगर चाहो तो चारपाई पर लेट जाओ। इसकी आवाज़ से तंज के साथ साथ तरहम का महूम सा जज्बा भी झांक रहा था। मैंने उसकी पेशकश से फ़ायदा नहीं उठाया और बेजारी से आंखें मूंद ली। वो सफ़ी आपस में महवे गुफ्तगू हो गए। मशीन मैन चाय तैयार कर लाया। इसने देहाती तर्ज का प्याला और चंद पापे मेरे पहलू में चारपाई के बान पर रख दिए। दूसरे चक्कर में पानी और पैरासीटामोल की गोलियां ले आया। मैंने 2 गोलियां हल्क में पानी के साथ उतार ली। मेरे जिस्म को इस वक्त इनकी अशद ज़रूरत थी। फिर मैंने एक पापा उठाया, चाय में डुबोया और पिछले तजर्बे के पेश नज़र थोड़ा सा मुंह में डाला। मुंह का जायका अजीब था, इसलिए पापा भी बदमज़ा लगा। चाय का घूंट भरा, वो भी बेमज़ा लगा। मैंने ऊपर तले 3-4 पापे पेट में उतार लिए और चाय का प्याला खाली कर दिया। जोरावर बड़े इन्हमाक से मुझे देख रहा था। ऐसे वक्त में सफ़ी के मोबाइल पर कॉल आई। इसने स्क्रीन को देखा भी जोरावर से मुखातिब हुआ। उस्ताद का फ़ोन है, क्या कहूँ उसे? जोरावर बोला, उसे कह दो कि माल तैयार है, किसी भी वक्त आकर वसूल कर ले। उसे समझा दो कि बेहतर ये है कि वो अभी आ जाए ताकि हम अभी फारिग हो जाएं। सफ़ी ने कॉल रिसीव की। कान में बोलने वाले को सुनकर बोला, उस्ताद काम हो गया है। जोरावर जिस काम का तहिया करते से मुकम्मल करके ही दम लेता है। तुम माल लेने के लिए आ जाओ और हाँ, यहाँ से बाकी की आधी रकम भी साथ ले से आना, पूरी 5 पेटी माल। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर वो खुलकर हंसा और ओबाशाना अंदाज में बोला, ऐसे ताने न दिया करो बड़े उस्ताद, हम सब लोगों का दीन धर्म पैसा है। साथ उसने काल मुनक़ते कर दी। जोरावर से मुखातिब हुआ, वो साला यूँ खुश हो रहा जैसे खजाना हाथ लग गया है। कब आ रहा है? आधे घंटे में पहुंचने का कह रहा है। जोरावर ने सर हिलाने पर इत्तफा किया। मैंने देखा कि उसका हुलिया पहले से तब्दील होकर मूवी जैसा हो गया था। लंबे स्याह बाल जिन्हें गर्दन के पीछे पोनी या क्लिप में बांध कर रखा था, लंबी कलमें और क्लीन शेव चेहरा, खुली शर्ट से झांकता हुआ कसरती बदन, गले में झूलता हुआ सुनहरा लॉकेट जो सोने का मालूम होता था, जबकि दाहिनी कलाई में गैर मामूली मोटाई वाला कड़ा। 2-3 मरतबा उससे पंजा आजमाई का मरहला दरपेश आया था और मैंने महसूस किया था कि वो नाम का जोरावर नहीं बल्कि इसके फौलादी असाब में गजब का जोर छुपा हुआ था। पेट में कुछ पड़े तो परमात्मा की सूझती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जिसमें कुछ तवानाई आई तो जहन ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। सर का दर्द बदस्तूर बेचैन कर रहा था। मैंने जोरावर और सफ़ी को बारी बार देखा। दोनों ने मुख्तलिफ अंदाज में मुझे कवर कर रखा था। ये मुमकिन नहीं था कि मैं दोनों को एक ही वक्त में डॉज देकर बच निकलता। जोरावर ने शायद मेरी कल्बी कैफियत भांप ली थी, तभी जहरीली हंसी हंसा। शहरियार शराब बड़ी जालिम चीज़ है। तुम्हारी तरफ से बेफिक्र होने के बाद हमने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। गहरी में सो गए थे, तभी तुम्हें भाग निकलने का मौका मिल गया, मगर अब हम जाग रहे हैं। अगर तुम बहादुरी दिखाने का इरादा रखते हो तो शौक से कर गुजरो जो करना चाहते हो। ऐसी सूरत में तुम्हें जिंदगी की जमानत नहीं दूंगा। मैंने कहा, शुक्रिया, मैं अपने खरीदार को जिंदा आंखों से देखना चाहता हूँ। हमारी मेरा हाल है ठीक है, मैंने इख्तिसार से जवाब दिया। कि तुम उसका ग्रुप ज्वाइन कर लिया है? मैंने उसे सर्द निगाहों से घूरा कहा। मैं सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। उसने हंकारा भरा, बोला, किसी दिन वो ऐसे ही शक्ल पर बेबसी सजाए मेरे कदमों में बैठी होगी जैसे तुम बैठे हो। वो भी जिंदगी की भीख मांगेगी। क्यों सफ़ी?
सफ़ी ने झट से कहा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जोरावर। मेरे लबों पर इस्तेज़ाया मुस्कुराहट उभरी। ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। वो मुस्कुराया। अगर तुम इस वक्त जिंदा हो रहे तो जरूर देख लोगे कि मैं ख्वाब देखा था, ये अपना पुख्ता इरादा जाहिर किया था। वैसे भी जोरावर के आगे उस हराफा की मेरा दिमाग सुलग उठा। मैंने तंबीह अंदाज में उंगली उठाई और करख्त लहजे में कहा, इसके बारे में एक लफ्ज़ भी अपनी गंदी जुबान पर न लाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने ठिठक कर मुझे बेयकीनी भरी नजरों से देखा, फिर बुलंद कहका लगाया, हंसते से बोला, अबे देख सफ़ी, ये हा हा हा, ये भूतनी का साला, ये मुझे क्या कह रहा है? सुनो, मैंने झूठ बोला है। वो हराफा नहीं है, बड़ी नेकूकार और पारसा खातून है। फलाही काम करती है वो, इस जैसे अनगिनत यतीमों को भी पालती है। हा हा हा। मेरे तन बदन में आग भड़की। जी चाहा कि सुदो ज़िया के शुमार को पसे पुश डालते हुए इसकी टिक्का बोटी कर डालूं। वह दिक्कत खुद पर काबू पाते हुए दुरुस्त अंदाज में कहा, देखो जोरावर, वो क्या करती है, वो कैसी है, ये फजूल बातें हैं। तुम जानते कि मेरी बात है। ये भी जान लो कि मैं इसके खिलाफ कोई लफ्ज़ सुनना गवारा नहीं करता। वो मज़ा लेकर बोला, सिर्फ बास भाई, वो तो खूबसूरत जवानी देखकर ललचाने वाली औरत है। हो सकता है तुम्हें भी एक आध बोसा देकर शबाब का लॉलीपॉप चूसने पर लगा दिया हो। क्यों सफ़ी, ऐसा ही करती है ना वो, तभी तो उसके कुत्ते इसके पैरों को चाटते रहते हैं। एक दिन मौत का जायका चाटकर हमेशा के लिए ओझल हो जाते हैं, मगर उसे छोड़ते नहीं। तुम्हारा इंजाम भी ऐसा ही होगा 30 मार खान, देख लेना। जोरावर झूठ नहीं बोलता। मैडम कोई पारसा औरत नहीं थी, एक बहुत बड़े गैंग की चीफ बास थी। इसके इशारे पर 20 अफराद जान हथेली पर रखकर मैदान में निकल आते थे। इसकी मुट्ठी में अनगिनत हवस के पुजारी सरकारी अफसर दबे हुए थे, जिनकी हवस के जबड़ों में वो मुख्तलिफ जायकों का जिनसी रातब डालती थी। वो हथेली पर सरसों जमा लेती थी, मगर जोरावर के मुंह से उसका यूं तज़किरा मेरे तन बदन में आग लगा चुका था। मैंने सर में मुसलसल धड़कने वाले होलनाक दर्द को खातिर में न लाते हुए बरकी मुस्तद्दी से जोरावर पर छलांग लगा दी। उसे मेरी तरफ से ऐसी दलेराना हरकत की तवक्को नहीं थी। तब इसके गन से गोली नहीं निकल सकी और मैं उस पर जा पड़ा। मेरा घुट उसकी छाती पर लगा और वो चारपाई में कमर के बल गिर गया। इसका सर चारपाई की बाह पर लगा। चोट खासी शदीद थी, जिसकी वजह से उसके अलग से कराह के साथ मुगल्लिजात उबल पड़ी। मैंने उसे समझने का मौका दिए बगैर मुख को और घुटनों की मुसलसल ज़रबों पर रख दिया। चंद लम्हों में वो न सिर्फ चित हो गया, बल्कि उसके हाथ से गन छूट गई, जिसे मैंने कोई लम्हा ज़ाये के बगैर अपनी तहवील में ले लिया। सभी मुझ पर बासानी फायर कर सकता था, मगर शायद इस डर से गोली नहीं चलाई थी कि जोरावर को लग जाए। जोरावर को बेबस देखकर पिस्टल लहराता हुआ चारपाई के करीब आया और मुझे गाली देकर गुर्राया, नीचे उतर वरना गोली मार दूंगा। मैं इस दौरान न सिर्फ जोरावर की छाती पर बैठ चुका था, बल्कि मैंने अजीब साख्त की गन की नाल इसकी पिशानी के ऐन दोनों आंखों के दरमियान रख दी थी। मैंने सर्द लहजे में कहा, पिस्टल फेंक दो वरना। सफ़ी और जोरावर के चेहरे एकदम मुतगय्यर हो गए। सफ़ी एक कदम पीछे हट गया और फटी पड़ी नजरों से पलटी हुई बसात को देखने लगा। मैं गुर्राया। मैंने कहा कि पिस्टल फेंक दो, वरना जोरावर की खोपड़ी में सुराख हो जाएगा। जोरावर ने शिकस्त खूरदा अंदाज में कहा, सफ़ी इसकी बात मान लो। मेरी तमाम तर तवज्जो जोरावर पर मरकूज थी। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था और मुझ पर नजरें सब्द किए बेहिस होकर लेटा हुआ था। मुझे खुशगुमानी नहीं थी कि वो दहशत ज़दा हो गया था। वो मौका के इंतजार में था, जबकि मैं इसे कोई मौका नहीं देना चाहता था। जो ही सफ़ी ने पिस्टल अपने पैरों में ज़मीन पर फेंका, मैंने कहा, दीवार के साथ लगकर खड़े हो जाओ। उसने मेरे हुक्म की तामील की। ऐसे ही वक्त में मकान के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ उभरी। ये सोचकर कि मेरे खरीदार आ पहुंचे हैं, मेरे जबड़े भींच के। मेरे पास वक्त कम रह गया था। मैंने जोरावर की छाती से उतरना चाहा, मगर अनिसे वक्त सफ़ी अपने पिस्टल की तरफ लपका। उसने बेखूबी से उठा लिया। उसकी ये अहमकाना हरकत मेरी समझ में तब आई जब मैंने अपने आप को बुरी तरह फंसा हुआ पाया। मैं अगर इस पर फायर करता तो जोरावर मेरी ग्रिप से ना सिर्फ निकल जाता, बल्कि गन पर भी हाथ डाल देता। अगर इसी पोजीशन में बैठा रहता तो फिर बाहर से आने वाले मेरे सर पर पहुंच जाते। जोरावर मेरी जहनी कश्मकश को भांप कर जहरीले अंदाज में मुस्कुराया। अब क्या होगा शहरयार, तुम मुझे गोली मार कर भी यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते। तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि गन फेंक दो। मुझे फैसला करने में महज एक लम्हा लगा और मैंने बिजली की तेजी से हाथ को हरकत दी और सफ़ी का निशाना लेकर फायर कर दिया। साथ ही मैं बाएं हाथ लुढ़क गया। बेहक वक्त दो चीखें फजा में बुलंद हुई और मैं स्प्रिंग की तरह उछलकर चारपाई से उतर गया। मेरी चलाई गोली सभी के पेट में उतर गई और वो पिस्टल फेंक कर दोनों हाथ पेट पर रख के दोहरा हो गया। दूसरी चीख जोरावर के हलक से निकली थी। सफ़ी की चलाई हुई गोली उसकी रान में सुराख कर गई थी और वो चारपाई पर घुटने से 2-3 इंच ऊपर रान को दोनों हाथों में भींच कर तड़प रहा था। मैंने सफ़ी के झुके हुए सर का निशाना लिया और फायर कर दिया।
اس کے منہ سے دردناک کرا خارج ہوئی اور وہ اوندے منہ زمین پر گر کر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کی کہانی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے زوراور کی طرف گن کا رخ کیا۔ وہ اس دوران چارپائی پر میری جانب منہ کر کے دوزانے بیٹھ گیا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، نیچے اترو جانے من، یہ نہ ہو کہ مجھے مجبوراً تمہارے سر میں بھی سوراخ کرنا پڑے۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور دانت بھینچے ہوئے تھے۔ وہ درد کی شدت کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آہستہ سے نیچے اترا، کھڑا ہوا، پھر بے ساختہ جھک گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ کان پر رکھا ہوا تھا۔ مجھے وقت کے ضیاع کا احساس بےکل کر رہا تھا، تبھی غرا کر کہا، یہ ڈرامہ بازی بند کرو زوراور، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہوا، چند قدم ہائیں چلا، پھر رک گیا۔ صفی کو چند لمحوں تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ ایسے وقت میں اس کی آنکھوں میں شاطرانہ چمک پیدا ہوئی۔ وہ مجھے میں خاطر میں لائے بغیر آنے واحد میں آخری سانسیں لیتے صفی پر جھکا، زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے اس کی چالاکی تب سمجھ میں آئی جب وہ اچانک پلٹا اور مجھے پسٹل تان کر بولا، بس بابا، ہاتھ سر سے بلند کر لو۔ میں نے دانت پیس کر ٹریگر دبانا چاہا، مگر میری انگلی پوری قوت صرف کرنے کے باوجود ٹریگر نہ دبا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ زوراور کی طنزیہ آواز میرے کانوں میں پڑی، یہ گن صرف 2 گولیاں چلاتی ہے جو تم چلا چکے ہو۔ میرے ہاتھ میں پکڑی پسٹل میں اس وقت 5 گولیاں ہیں جو تمہیں چھلنی کر سکتی ہیں۔ شاباش، ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ اس دوران میں نے 2-3 مرتبہ ٹریگر دبانے کی ناکام کوشش کر ڈالی۔ اس سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ مجھے تو منحوس اس گن کے بارے میں معلومات بھی حاصل نہیں تھی، اس میں کتنی گولیاں تھیں۔ دوسرا، مجھے یہ خیال نہیں رہا تھا کہ صفی کے ہاتھ میں پسٹل تھا جو میری نادانی کے سبب زوراور کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ مجھ پر ہونے والا مایوسی کا اچانک اور غیر معمولی حملہ بڑا شدید اور اعصاب شکن تھا۔ میں نے جھنجھلا کر ہاتھ میں پکڑی وزنی گن اسے کھینچ ماری۔ اس نے میرا بار جھکائی دے کر خطا کیا اور صفی کے آخری جھٹکے لیتے وجود کے پاس پہلو کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے ایک لمحے کو بھی مجھ پر نگاہ نہیں ہٹائی تھی۔ اس کے چہرے پر غم، برہمی اور تکلیف کے مجلے تاثرات جن کی بدولت اس کی شکل خاصی خوفناک ہو گئی تھی۔ میں اگر پسٹل کی پرواہ نہ کرتے اس پر چھلانگ بھی لگا دیتا تو فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ ناچار مجھے اپنے ہاتھ سر سے بلند کرنا پڑے۔ ایسے وقت میں حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی، ساتھ ہی صفی کی جیب میں پڑا موبائل بجنے لگا۔ زوراور نے چیخ کر کہا، دیوار پھاند کر اندر آ جاؤ استاد، پھاند کر اندر آ جاؤ استاد۔ میں نے بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے سے چند قدموں کے فاصلے پر دیوار کے منڈیر پر ایک چہرہ دکھائی دیا۔ اس نے سین میں ہونے والا بھیانک ڈرامے کو دیکھا، شاید کوئی نتیجہ اخذ نہ کر پایا بولا، زوراور یہ کیا ہو رہا ہے؟ زوراور نے بلند آواز میں کہا، استاد کو بتاؤ کہ سب ٹھیک ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں۔ اس لونڈے نے خرمستی دکھائی تھی، مجھ پر گولی چلا دی تھی، اب یہ ہینڈز اپ ہے، فوراً اندر آ جاؤ۔ دیوار پر سے جھانکنے والے نے معاملے کی نوعیت اور سنگینی کو بھانپا اور غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ پھر دیوار پر نظر آیا۔ اس مرتبے سے دیوار پھاندی اور بھاگ کر دروازے کی چٹخنی اتار دی۔ دروازہ کھلتے ہی 3 آدمی اندر گھس آئے۔ تینوں نے ہاتھوں میں شارٹ گنیں تھام رکھی تھی جن کا رخ ہماری جانب تھا۔ میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ چٹخنی کھولنے والے سمیت مکان میں آنے والوں کی تعداد 4 تھی۔ ان میں سے کوئی بھی میرا واقف نہیں تھا۔ قیمتی سفید سوٹ میں ملبوس لمبا تلمبا شخص سب سے آگے چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑی میگزین والی رشین ساختہ SKK گن تھی۔ اس کی رینج کم تھی مگر نہایت خاک تھی۔ وہ 90 تولے قدموں سے چلتا میرے قریبان رکا۔ اس کی گن کے نال کا رخ زمین کی جانب تھا، جبکہ اس کے ساتھ اپنی گن نے مجھ پر تان رکھی تھی۔ ایک منینی سے وجود کے مالک شخص کے ہاتھ میں گن کے علاوہ سیاہ رنگ کا ہینڈ بیگ لٹک رہا تھا۔ زوراور بولا، استاد میری حالت خراب ہے، میرا ساتھی اس مردود کے ہاتھوں قاتل ہو گیا ہے۔ اچھا وہ تم وقت پر آ گئے، اسے اپنی تحویل میں لے لو، یہ بہت خطرناک ہے، اس کی معصوم صورت پر بھروسہ نہ کرنا۔ استاد بڑی دلچسپ آمیز نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا، تفہیمی انداز میں سر ہلا کر بولا، زوراور میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کی بے حد سنجیدہ آواز سن کر مجھے اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ میں نے موت کی سی سنگینی رکھنے والی یہ آواز پہلے ہی سن رکھی تھی، کب اور کہاں یہ یاد نہ آیا۔ اس کے ساتھ نے مجھے بڑے ماہرانہ انداز میں اپنے گھیرے میں لے لیا، جبکہ وہ نپتل انداز میں چلتا زوراور کی طرف گیا۔ اس کے قریبی پیروں کے بل بیٹھ کر سبھی کی نبض چیک کرنے کے بعد مایوسی سے نبی میں سر ہلا کر بولا، یہ تو ٹھنڈا ہو گیا زوراور، تم ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ یہ ٹانگ میں گولی لگی استاد، اسی کمبخت نے ماری ہے۔ وہ جبڑا بھیج کر درد کو برداشت کر سے اس پر سے توجہ ہٹی تھی اور اس نے کام دکھا دیا، کیونکہ اسے زندہ سلامت تمہارے حوالے کرنا تھا اس لیے میرے ہاتھوں سے بچ گیا، ورنہ سبھی سے پہلے اس کی روح پرواز کر جاتی۔ کیا تم چل سکتے ہو؟ استاد نے پوچھا۔ زوراور ہتھیلیوں کے بل پر زمین سے اٹھا اور بولا، میری گاڑی اور ڈرائیور یہاں موجود ہیں، تم میری فکر نہ کرو اور مال کی قیمت چکا کر لے جاؤ۔ بڑا جگری یار تھا میرا صفدر، میرا صفی، پر زندگی بڑی بے وفا چیز ہے، کبھی تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔
कभी अचानक बुझ जाती है मोमबत्ती की तरह। पर उस्ताद, जिस वक्त ये लौंडा तेरे काम का न रहे, इस वक्त मेरे को बोल देना, मैं इसे अपने पास ले आऊँगा। बहुत हिसाब किताब है इसकी जाने मेरे, ले जाओ इसे। उस्ताद ने गर्दन मोड़कर मेरे दाएं हाथ खड़े शख्स को मुखातिब किया। मुल्गानी, इसे सहारा देकर चारपाई पर बिठाओ और 5 लाख रुपए इसे दे दो। उधर मशीन वाले कमरे में इसके आदमी डर के दुब के बैठे हैं। इन्हें जाकर कह दोगे इसे फौरन शहर ले जाएं, वरना गोली का जख्म खराब हो जाएगा। मुल्गानी का लफ्ज सुनते ही मेरी आंखें फैल गई। मुझे याद आ गई कि उस्ताद की आवाज़ मैंने पहले कहाँ सुन रखी थी और वो कौन था। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। वो उस्ताद बबलू था जो वो फ़ोन पर मैडम शकीला को धमकियाँ दे रहा था और खानजदी का मुतालिबा कर रहा था। मैं मैडम के पास मौजूद था। तब उसकी आवाज़ मैंने पहली मरतबा सुनी थी। खालिद ने मुझे इसके दस्ते रास्त मुल्गानी के बारे में बताया था, जिसके तवस्सुस से वो उस्ताद बबलू के ग्रुप में शामिल हुआ था कि वो बहुत ख़तरनाक आदमी था। खालिद, पियाजी और मिरूशा तीनों ने ये बताया था कि उस्ताद बबलू बहुत जालिम और सख्त आसाब का मालिक शख्स था। आज उसे देख रहा तो सोच रहा था कि तीनों की राय गैर हकीकी नहीं थी। इसकी शख्सियत में मौत का सा ठहराव था जो बहुत कम लोगों का वस्फ होता है। इसकी शख्सियत किसी भी लिहाज से उसके पेशे से लगा नहीं खाती थी। सियाह सफेद बालजी ने उसने बड़े सलीके से बगैर मांग निकाले पीछे की जानिब डाल रखा था। सफेद स्याह मूछें और शेबज़दा उभरे उभरे गाल। वो देखने में बड़ा सियासतदान या सरकारी ऑफिसर लगता था। मैंने अगर इसके करतूतों के बारे में न सुन रखा होता तो मुझे पहला गुमान यह गुजरता कि वो पुलिस का औला ऑफिसर है। मुल्गानी ने सहारा देकर जोरावर को खड़ा किया और बगलों में हाथ डालकर पाँव चलाता उस चारपाई तो ले गया जिस पर कुछ देर पहले मेरा उसका दंगल हुआ था। आराम से बिठाने के बाद अपने साथी के पास आया, इससे हैंडबैग पकड़ा और पलटकर जोरावर के पास गया। हैंडबैग उसकी झोली में रखते बोला, प्यारे, इसमें तुम्हारी मतलूबा 5 पेटियां मौजूद हैं। 5 पहले आ चुकी हैं, चाहो तो गिन लो, चाहो तो मुझ पर एतमाद कर लो, तुम्हारी मर्जी है। जोरावर ने उस पर एतमाद नहीं किया। जान जोखिम में डाल दी जानी तो किसी पर भरोसा करने को दिल नहीं मानता। उसने बैग की जिप खोली, नोटों की गड्डियाँ निकाली, परखी और वापस बैग में रखकर जिप बंद कर दी। फिर इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाकर बोला, नाराज़ ना हो यार मुल्गानी, इस धंधे में पड़ने के बाद अपने बाप पर भी एतबार करने को जी नहीं मानता। इस दौरान उस्ताद बबलू मेरे मुकाबले आ खड़ा हुआ। इसकी सर्द निगाहें मेरे वजूद का अहाता किए हुए थी। नजरों मुझे तोड़ लेने के बाद बोला, तुम्हारा नाम शहरयार है? मैंने होंठों पर जुबान फिरी और कहा, हाँ, मगर तुम लोगों को मुझसे क्या दुश्मनी है? इसने कहा, तुम जानते हो। फिर मैं एक साथी से तहमकाना अंदाज में मुखातिब हुआ, गाड़ी से क्लिप निकाल लाओ, हरी अप। जोरावर मशीन रूम की तरफ मुंह करके किसी को बुला रहा था। वही मशीन मैन जिसने मुझे पानी और चाय पिलाई थी बाहर निकला और ऐसे से चलता करीब आया। खूबजदा नजर से सफ़ी की लाश को देखते हुए जोरावर के सामने सहमे अंदाज में खड़ा होकर हदायत सुनने लगा। उस्ताद बबलू ने मुझे दहशत ज़दा करने के लिए सख्त लहजे में कहा, शहरयार, अगर तुम ऐसा ताउन करोगे तो जिंदा रहोगे, वगरना मैं रूरात का कायल नहीं हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले जोरावर ने मुझे यही धमकी दी थी। इसी असना में इसका मातहत 2 बड़े साइज के आहनी क्लिप ले आया। यह हथकड़ी की जदीद शक्ल के आहनी आलात थे जिन्हें मैं पहली मरतबा देख रहा था। इससे मेरे हाथ पीछे खींचे और क्लिप में डालकर कोई बटन दबा दिया। क्लिक की आवाज़ के साथ ही मेरी आज़ादी सल्ब हो गई। मैंने हाथों को हरकत देकर इस क्लिप की गिरफ्त की पुख्तगी का अंदाज़ा कर लिया। इससे छुटकारा पाना नामुमकिन नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़रूर था। क्लिप लगाने वाले ने बड़े माहिराना अंदाज में मेरे लिबास की तलाशी ली, फिर कदरे बुलंद आवाज़ में बोला, उस्ताद जी, माल एकदम ओके है, पैक कर दिया है, अब क्या हुक्म है? उस्ताद के बजाय मुल्गानी बोला, इसे बाहर ले चलो, पीछे डाल दो, एक आदमी इसके साथ बैठ जाए। पैरों में क्लिप डालना है, डाल दो, मुल्गानी ने नखबत से कहा। फिर उस्ताद बबलू जोरावर के पास जाकर खड़े हुए, जबकि बकिया दोनों अफराद मुझे बाहर की समझ धकेलना शुरू कर दिया। दरवाजे के ऐन सामने सफ़ेद रंग की बड़ी मित्सुबिशी पिजारो खड़ी थी। इसके फ्रंट बम्पर पर सब्ज रंग की तख्ती नस्ब थी जिस पर मेंबर सूबाई असम्बली के सुनहरे अल्फाज चमक रहे थे। इसने बैकडोर खोला, दूसरे मुझे धक्का दिया और मैं छाती के बल बम्पर पर गिरा दिया। मेरे जिस्म का बालाई हिस्सा गाड़ी के फर्श पर, जबकि टांगें ज़मीन पर थी। जब दोनों में से एक ने बड़ी फुर्ती से क्लिप मेरे पैरों में डालकर लॉक कर दिया, फुर्ती और बड़ी बेदर्दी से मुझे टांगों से पकड़ कर फर्श पर धकेल दिया। शुक्र हुआ कि पुजारों के फर्श पर दबीज कालीन मौजूद था, वरना मेरी छाती और मुंह छिल जाते। उन्होंने इसी पर इक्तफा न किया, बल्कि एक छोटे साइज की तरपाल मेरे वजूद पर डाल दी। जो लगा जैसे मेरे दुनिया से अक्सर राब्ता कट गया हो। उनमें से एक मेरे साथ अकबी हिस्से में फर्श पर बैठ गया, जबकि दूसरे ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी छठी ने समझा दिया कि मैं शदीद खतरात से दो चार हो चुका था। उस्ताद बबलू और मुल्गानी सरदार हैदर खान के पालतू गुंडे थे। इसी के हुक्म पर मुझे जोरावर के जरिए अगवा करा के कहीं ले जा रहे थे। दोनों बहुत ही खतरनाक थे।
जो गैंग मैडम शकीला पर अंधाधुंध हमला आवर होने की जुर्रत रखता हो, इसके दायरा अमल के बारे में मुझे कोई खुशफहमी लाहिक नहीं हो सकती थी। मुझे यकीन के हद तक अंदाजा था कि वो मुझे सरदार हैदर खान के सामने पेश करने वाले थे। मेरे ज़हन में डॉक्टर मुनव्वर अली शाह के पास रात के अंधेरे में गुंडों और पुलिस के दरमियान भेजी जाने वाली औरत से लेकर C2 में अस्मा से होने वाली मुलाकात और माँ बाद बेले वाली हवेली पर शब खून और नूरपुर में सरदार हैदर खान के भेजे हुए गुंडों की बर्बरियत याद आई। वो गुंडे जिन्होंने न सिर्फ मेरे चाचा और चाची को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, बल्कि मेरे सजे बसे घर को आने वाहिद में तेल छिड़क कर जला दिया था। आंखों के सामने घूम के अस्मा को मैं अपने हाथों से मियां दिलबर हुसैन के डेरे पर छोड़ाया था, सरदार हैदर खान के नज़दीक। इस जुर्म अजीम समेत मेरे जुर्म की फहरिस्त बहुत तवील थी। वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा इसका मुझे अंदाज़ा था और कोई गलतफहमी नहीं थी। तभी मेरा दिल धक धक कर रहा था। मेरे हाथ पुश्त पर क्लिप में जकड़े हुए थे, पैर भी बंधे हुए थे। एक मरदूद मेरे सर पर सवार था, उसके हाथ में लोडेड गन थी, जिसकी नाल मेरी छाती पर मौत की आखिरी तहरीर लिखने को बेताब थी। इसलिए मुजाहमत और खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करने की पोजीशन में नहीं रहा था। हिलते जुलते मैंने हाथों को हरकत देते हुए क्लिप की मजबूती का अंदाज़ा कर लिया था। चूँकि मुझे उसकी किसी फंक्शन का इल्म नहीं था, इसलिए उसे खोलने की कोशिश बेसूद थी। वो न जाने चाबी से खुलता था या किसी खुफिया बटन से, मालूम नहीं था। मैं इस अंदाज से लेटा हुआ था कि मुझे अपने पैर और पैरों में क्लिप दिखाई नहीं देता था। एक तरह से मायूस होकर मैंने तवील सांस ली और अपना बदन ढीला छोड़ दिया कि सिवाय सोचने के कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद उस्ताद बबलू और रियाज मुल्कानी मकान से बाहर आए। दरवाज़ा खुलने फिर बंद होने और इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी और मुझे भयानक इंजाम की तरफ ले जाने वाला सफ़र शुरू हो गया। मैं मैडम शकीला की कोठी से निकलकर अजीब हालात से दो चार हुआ था। किसी को मुझ पर टूटने वाली क़यामत दर क़यामत की खबर नहीं हुई थी। जब मुझे खुद इल्म नहीं था कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा था और मेरे साथ क्या किया जाने वाला था, तो किसी और को क्या इल्म हो सकेगा। ये सूरत हाल बड़ी मायूस कुन थी। मैं घर में बताकर आया था कि मुझे देर सवेर हो सकती है, एक दिन से ज़्यादा भी लग सकते हैं। मैडम ने मुझे आराम करने के लिए छुट्टियों से नवाजा था। वो तब मेरा पता करती जब मुझे किसी मिशन पर भेजना मकसूद होता। तब तक हैदर खान ने मेरे बदन के रेशे उधेड़ कर रख देने थे। मुझ पर डाली गई तरपाल खासी मोटी थी, जिससे मेरे जिस्म को बेहद गर्मी दी और हिद्दत आमेज सुकून बख्शा था। वही उसने मुझे हर नज़र से पोशीदा कर दिया था। मुझे गाड़ी के पुख्ता सड़क पर चढ़ने, शहर की तरफ टर्न लेने और फिर बड़ी सड़क पर चढ़ने का एहसास तो हुआ, अगर बाद में कोई अंदाज़ा नहीं हो सका कि उस्ताद बबलू मुझे कहाँ ले जा रहा था। महंगी गाड़ियों को किसी नाके पर नहीं रोका जाता। इस मिट्सुबिशी पुजारों के आगे तो मेंबर सूबाई असम्बली की सब्ज नेम प्लेट लगी हुई थी, जिससे रुकने का इशारा करने के जुर्म में वर्दी पोशों की पेटियां उतार ली जाती थी। मुझे चेकिंग के नाम पर तलाशी और मदद का सहारा भी मुयस्सर आने वाला नहीं था। सफर में घंटा गुजर गया या शायद 2 घंटे गुजर गए जब गाड़ी ने पुख्ता सड़क छोड़ दी और नाहमवार कच्चे रास्ते पर चल पड़ी। चूंकि वक्त का अंदाजा नहीं था, इसलिए मैं सफर की तवालत का अंदाजा भी नहीं कर सका। फिर अचानक गाड़ी रुक गई और दरवाजे खुलने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं अपने कातिलों की बारात के साथ मंजिल पर पहुंच चुका था। कुछ देर बाद पजारों का बैकडोर खुला और मुझे पैरों से पकड़कर तरपाल समेत नीचे घसीट दिया गया। फिर इसी हालत में घसीटते हुए कहीं ले जाया गया। मेरी कमर में कई छोटे बड़े बड़े कंकर और कांटे चुभे, मगर मेरी आहू बका शायद किसी के कानों तक नहीं पहुंची थी। ये मरहला भी आखिरकार उबूर हो गया। जो ही मेरी टांगें छूटी गई, मैं धड़ाम से जमीन पर गिरा। चलने के बाद चौबी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे अंदाज़ा हुआ कि मैं किसी कमरे में ला फेंका गया हूँ। तरपाल में लेटा हुआ जमीन पर पड़ा था और मेरे वजूद में इतनी सकत नहीं थी कि तरपाल से निकल जाता या इसे एक तरफ सिरका देता। मेरे हाथ मेरे अपने वजूद के वजन से दुख रहे थे। क्लिप की नोक कलाई में चुभ रही थी। यूँ महसूस होता था जैसे कलाई पर से मांस उतर गया था। इस जान के फिर में काफ़ी देर गुजर गई। फिर दरवाज़ा खुला, कदमों की आहट मुझ तक आई और चंद लम्हों बाद मेरे ऊपर से तरपाल खींच ली गई। मैंने कम रोशनी के बावजूद उस्ताद बबलू को पहचान लिया। खुले दरवाजे में इसके 2 मातहत गन्ने उठाए चौकस खड़े थे। उस्ताद बबलू चंद लम्हों तक मेरी आंखों में झांकता रहा, फिर भारी और दिल दहला देने वाली संजीदा आवाज़ में बोला, शहरियार तुम मौत की ऐसी काल कोठरी में पहुंच गए हो जहाँ से जिद्दी और अहमक कभी जिंदा नहीं निकल सकते। अक्लमंद मौका की नज़ाकत को देखकर मुफाहमत कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी बचा लेते हैं। मुझे चंद सवालों के जवाब चाहिए। दुरुस्त जवाब दोगे तो जिंदा छोड़ दूंगा, झूठ बोलोगे तो ज़मीन में जिंदा गाड़ दूंगा। मैंने बताना था, बता दिया। आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम अपने लिए किस राह का इंतखाब करते हो। मेरा दिमाग तशवीश और खौफनाक अंदेशों की अमाजगा बना हुआ था। गैर इख्तियारी तौर पर मैंने अपने अतराफ का जायज़ा लिया। मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ था। ये वही कमरा था जहाँ मुझे दुपट्टे समेत परवीन को यहाँ पर रखे जाने के सबूत मिले थे। चूड़ियों के चंद टुकड़े भी हाथ लगे थे।
यानी उस्ताद बबलू, जिसे मौत की कोठरी का नाम दे रहा था, ये बेले के अक़ब में वाक़े सरदार हैदर खान की वही हवेली थी जिस पर मैं एक नाकाम हमला कर चुका था। मैं 2 चारपाइयों के बीच में फर्श पर अपने अगवाकारों के रहम करम पर पड़ा था। आंखें झपके बगैर उस्ताद बबलू को कई सालों तक देखा, फिर अपनी आवाज़ को मुस्तहकम बनाने की अपनी सी कोशिश करते हुए कहा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? वो बोला, दुनिया मुझे उस्ताद बबलू के नाम से जानती है, तुम्हारी मैडम भी। मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि तुम भी मुझे जानते हो। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? मैंने कहा, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, मगर सिर्फ नाम की हद तक। आज पहली मर्तबा तुम्हें देखा है। हैरान हूँ कि ऐसा क्या पूछना जिसे कि तुम्हें मुझ पर जिसके लिए तुमने इतना तरद्दुद किया, इसकी संजीदगी में कोई फर्क नहीं बोला कि तुम मेरे साथ ताउन पर आमादा हो। इसकी संजीदा आवाज़ माँ से उतर कर दिल तक घुसती जाती थी। ये खूबी मौजूद चंद लोगों को कुदरत की तरफ से अता होती है। मैंने कहा, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें शिकायत का मौका न दूँ। वो करीब आया और चारपाई की बाह पर टिक गया। मेरी आंखों में झांकते बोला, छोटी खानज़ादी कहाँ है? छोटी खानज़ादी? मैं तज्जुब से बोला, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। सरदार हैदर खान की बेटी, जिसे तुम्हारी मैडम ने अगवा करके अपने पास रखा हुआ है। इसके चट्टान जैसे बेतासु चेहरे की दुरुस्ती में इजाफा हुआ। बोला, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये होगा कि तुम्हारी बहन कहाँ है? तीसरा सवाल, साईं दिलजीत शाह को किसने और क्यों अगवा कर रखा है? जबकि तुम्हारा चौथा सवाल ये होगा कि तुम रहते कहाँ हो? इसने थोड़ा सा तवक्कुफ किया, फिर बोला, अगर तुम मुझे इन सवालों के ठीक जवाब दे दो तो हो सकता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, वरना तुम खान साहब के गुस्से का शिकार हो जाओगे। मैंने कोई जवाब न दिया। मुझे इन्हीं सवालों की तवक्को थी जो मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उंडेल दिए गए थे। कदरे बेबसी से कहा, मुझे कुछ वक्त दो, फिर जो कुछ जानता हूँ बता दूंगा, सच समझना या झूठ, ये तुम लोगों की दानिश पर मौकूफ होगा। और हाँ उस्ताद बबलू, मुझे ज़िंदगी का लालच ना दो। मैं सरदार हैदर खान को जानता हूँ, इसे मेरी एक सांस भी नागवार गुजरेगी। इसने कंधे उचकाए और बोला, ठीक है, अच्छी तरह सोच लो तुम। मैं शहर जा रहा हूँ, रात को लौटूंगा। फिर चारपाई से उठकर दरवाजे की तरफ गया और किसी को मुखातिब करते हुए कदरे आहिस्ते से बोला, इसे चारपाई पर डालकर लिहाफ में लपेट दो, सर्दी से कांप रहा है, हो सके उससे चाय पानी भी पिलाओ और मेरे आने तक इसका ध्यान रखो। वो चला गया। इसके मातहत साथियों ने मुझे बेदर्दी से उठाया और चारपाई पर पटक दिया। बांध की बनी हुई चारपाई पर गद्दा या चादर नहीं बिछाई गई थी, यानी उतरने वाली रात की तमाम खुनकी मुझे अपने बदन में उतारना थी। पिछली रात मैंने सर में आने वाले चोट की वजह से बेहोशी में गुजारी थी। कभी रगों पे में दाखिल होने सर्दी का एहसास नहीं हुआ था। आज होश में था। सर्दी का जानलेवा एहसास सर्दी उतरने से पहले ही बेदार हो चुका था, इसलिए मुतफक्किर हो रहा था। 15-20 मिनट के बाद दोनों कमरे में आए। एक ने गन थाम रखी थी, जबकि दूसरे ने अपने हाथ में चाय का प्याला उठा रखा था। ये वही था जिसके हाथ से मलगानी ने हैंड बैग लेकर जोरावर की झोली में रखा था। इसने प्याला चारपाई की बाह पर टिकाया और मेरे आंखों में आकर क्लिप खोल दिया। हाथ आज़ाद होने के बाद भी कई सालों तक कोशिश के बावजूद हरकत न कर पाए। जब शरीरों में दौरान खून बहाल हुआ तो मैंने चाय का प्याला उठा लिया। गर्म गर्म दूध, पत्ती और मैले कुचैले मगर खासे भारी लिहाफ ने मेरे बदन में कुछ हरारत पैदा की और तवानाई दी। मुझे वॉशरूम जाने की हाजत हुई। उन्होंने इजाज़त तो दी, मगर पैरों का क्लिप खोलने से इनकार कर दिया। नाजार मुझे इनका सहारा लेकर चिड़िया की तरफ फुदकना पड़ा। मुझे बाजू से पकड़कर फुदकाते हुए सेन की बिरूनी दीवार से मुहलिका वॉशरूम तक ले गए। शाम के साए रखते सफ़र लपेट रहे थे। कुछ ही देर में अंधेरा छाने वाला था। मैंने कमरे को पहचानने में गलती नहीं की थी, क्योंकि ये वही हवेली थी। गैर इसरारी तौर पर मेरी निगाह बरामदे में वाक़े किचन कम स्टोर की तरफ उठी, जिससे मुझसे पहले यहाँ पहुँचने वाले किसी सपाक शख्स ने 4 जीते जागते इंसानों को रस्सियों के फंदे देकर हलाक कर दिया था और सबको स्टोर में ऊपर नीचे रख दिया था। अपने हाथों कत्ल किए गए जिस्म को यूं उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, ऊपर तले तरतीब के साथ रखना बड़ा दिलगुर्दे का काम था, जो उसने मेरे और पीएजी के अंदाजे के मुताबिक तने तनहा सर अंजाम दिया था। मैं जिस दुनिया में जी रहा था वहाँ की संगदिल फिजा में ऐसा करना मुहाल था। मैंने वॉशरूम तक जाते हवेली का जायजा लिया था। कोई भी काबिल जिक्र तगय्युर दिखाई नहीं दिया। सब कुछ वैसा ही था जैसा उस रात मैंने और खालू ने छत पर खड़े होकर देखा था। स्कूत को भांप कर लगाए गए अंदाजे के मुताबिक इस वक्त हवेली में स्वाई उस्ताद बबलू के वो 2 अफराद यहाँ मौजूद थे जो मुझे जोरावर से वसूल करके यहाँ लाए थे। अगर कोई और मौजूद था तो मुझे नजर नहीं आया था
اور نہ ہی اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ حویلی کے باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی جو میرے کانوں کے پردوں پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ بندے ہوئے پیروں کی وجہ سے مجھے واش روم میں نہایت تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہونا پڑا، مگر مجبوری تھی۔ میں نے اس دوران آہنی کلپ پر موجود کسی خفیہ بٹن کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر ناکامی ہوئی۔ جیسے تیسے حاجت پوری کر کے نکلا تو دونوں کو دروازے پر چوکس کھڑے پایا۔ دبلے پتلے شخص سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ کمرے میں پہنچا کر اس نے ہاتھوں کو پھر کلپ میں جکڑ دیا۔ رفتہ رفتہ میرے جسم کی توانائی بحال ہو رہی تھی۔ سر میں نبض کے ساتھ ساتھ پڑنے والی دھمک میں از خود کمی واقع ہونے لگی تھی۔ اس مسلسل تکلیف نے میرا سہتا سہتا خون بھی چوس لیا تھا۔ چونکہ زوراور نے مجھے ان لوگوں کی تحویل میں دیتے ہوئے بہت خطرناک شخص قرار دیا تھا، اس لیے دونوں پہرے دار نہایت چکنے تھے۔ مونچھوں والا کمرے سے چلا گیا، جبکہ ضرور سے کہیں زیادہ سمارٹ پہرے دار ایک چارپائی چھوڑ کر دوسری چارپائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ باوجود اس کے کہ میں زخمی بندھا ہوا تھا، اس نے مجھ پر مسلسل گن پوائنٹ رکھی تھی۔ شام کا دھندلا رات کے اندھیرے میں تبدیل ہو گیا۔ چاند فلک پر جگمگا رہا تھا، جس کی روشنی اندھیرے کو بھرپور تسلط جمانے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ میرے پہرے دار نے دیا سلائی جلائی اور الماری میں پڑی ہوئی میلے شیشے والی لالٹن روشن کر دی۔ لالٹن کی پیلی روشنی کمرے میں پھیل گئی اور ماحول بڑا عجیب سوگوار اور پراضطراب بن گیا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے یہاں سے کس نے کس طرح نکلنا تھا، وگرنہ بھیانک تشدد اور بے بسی کی موت کا شکار ہونا تھا۔ پیا جی نے مجھے ٹریننگ دیتے ہوئے فارم ہاؤس پر مجھے سمجھایا تھا کہ کبھی تذبذب، پریشانی اور خوف کو اپنے اعصاب پر سوار مت ہونے دینا، ورنہ زندہ رہنے کا چانس گنوا کر موت سے پہلے ہی مر جاؤ گے۔ میں اپنے تئیں ذہن پر دہشت اور مایوسی کی جلغار کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر پوری طرح کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ کافی دیر گزر چکی تھی جب حویلی کے باہر کو گاڑی آن رکی، پھر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ چند لمحوں بعد سردار حیدر خان دروازے میں کھڑا دکھائی دیا۔ میں نے اسے اس کے مخصوص حلیے کی وجہ سے پہچانا تھا، وگرنہ اندھیرے کی وجہ سے اس کے چہرے کے خطوط دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وہ عموماً طور پر اوبرٹ بوسکی یا کرنڈی میں ملبوس رہتا تھا۔ گہرے کریجی یا کالے رنگ کی واسکٹ اور ایرانی شال بھی اس کے روزمرہ کے لباس کا حصہ تھی۔ اس وقت بھی اسی لباس میں تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد سہجے سہجے چلتا میرے دائیں پہلو میں آن کھڑا ہوا، جبکہ استاد ببلو اور ملغانی چارپائی کی پینتی کی جانب ٹھہر گئے۔ میری تمام تر بربادیوں کا ذمہ دار یہی شخص تھا جو اس وقت سینہ تانے میرے سامنے فاتحانہ انداز میں کھڑا تھا۔ اسے خون میں نہلانا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ خواہش اپنے ہی خون میں نہا گئی اور میرے ہونٹ بے بسی سے بھیج گئے۔ میں جو اسے تشمت تصور میں زندگی کی بھیک مانگتا ہوا دیکھا کرتا تھا، اس وقت اسی کے رحم و کرم پر بے بس پڑا تھا۔ خالہ سچ کہا کرتا تھا کہ یہ دنیا پیسے والوں کی ہے، یا وہی جیت جاتا ہے جو پانی کی طرح پیسہ بہانے کا ہنر جانتا تھا۔ بڑا خان جیت گیا تھا اور میں اپنے زخموں کا لہو چاٹ رہا تھا، نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہا تھا۔ چونکہ لالٹین اور میرے درمیان سردار حیدر خان کا وجود حائل تھا، اس لیے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ اس وقت کی اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ جبڑوں کے اعصاب بڑی تیزی سے تھرک رہے تھے۔ کئی ثانیے ایسے گزر گئے کہ وہ مجھے اور میں اسے گھورتا رہا۔ اچانک اس نے اپنی بھاری اور کڑکدار آواز میں غلیظ گالی دیتے ہوئے ٹھیٹھ سرائکی میں کہا، بڑا لاٹ خان بنتا تھا، اچھی نسل کا کتا پیروں میں دم ہلاتا رہے تبھی اچھا لگتا ہے۔ گندی نسل اپنے مالک پر بھونکنے سے باز نہیں آتی، تبھی مٹ جاتی ہے۔ ہمارے کتے ہماری طرف بوتی اٹھائیں تو انہیں فائر مار دیا جاتا ہے یا کچلا ڈال کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔